नमल होटल की ज़ेरे ज़मीन जेल में फंसी शादी के कमरा सज्जन में खड़ा था और उसकी चीज़ें उलट पुलट कर देख रहा था। साथ वाले कमरे में 3 अफराद इस शेफ को बांध कर उसके चेहरे पे कपड़ा डाले उस पर बार बार गर्म पानी डाल रहे थे और वो दर्द से कराहता बेरब्त अल्फाज बोले जा रहा था। मैरी फंसी के साथ खड़ी थी और उसको शादी की चीज़ों का मुआयना करते हुए देख रही थी। वो यहाँ से कुछ भी नहीं लेकर गया सिवाय इन कागजात के जिन पे वो कुछ लिखा करता था। फंसी ने हंकारा भरा, फिर सर उठाकर मैरी को देखा। तुम ऊपर चली जाओ, तुम करदार साहब के साथ वापस जाओगी। मैरी की आंखें नम हो गई, मगर मैंने उनको मायूस किया। मेरी मुखबरी की वजह से वो इस कमरे तक पहुंचे और वहां से भागे, मगर तुम्हारी नीयत साफ थी। जाओ, करदार साहब और तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, वो बेनियाजी से बोला। मेरी आंखों को पहुंचती बाहर निकल गई। फंसी मोबाइल पे बटन दबाता बाहर आया और लिफ्ट की तरफ बढ़ते दूसरी जानब जाती घंटी सुनता रहा। सर, एक अहम बात है, लिफ्ट में दाखिल होकर वो मध्यम आवाज़ में बोला था। क्या हुआ फंसी? हारून मसरूफ़ लहजे में बोले थे। शेफ टूट चुका है, सब उगल दिया है, लेकिन जहरीली सिरिंज के बारे में वो कुछ नहीं जानता। सर, वो मुतज़ब्ज़ब सा रुका। सर, यूसुफ के सामान में 2 चीज़ें मिसिंग हैं, एक उसके कागज़, दूसरा मिस अब्दार का पेन। मिस अपनी नोटबुक उसके पास छोड़ गई थी। मैं वो लेने लगा तो वो पेन याद आया। सिर्फ वही पेन था जो सिक्योरिटी पॉइंट पे चेक नहीं किया गया था। मेरा ख्याल है मिस अब्दार ने उसमें जहर। आज तो तुमने मेरी बेटी पे इल्ज़ाम लगा दिया है, आइंदा कभी मत लगाना, वो एकदम गरज कर बोले थे। वो मेरा पेन था और वो शादी ने नहीं रखा था, अभी उसे वापस ले आई थी। तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है, अपनी नाक के नीचे सारा खेल रचाते। शेफ को तो तुम पकड़ नहीं सके और मेरी बेटी पे इल्ज़ाम लगाते हो। फंसी के एकदम पसीने छूट गए, रंगत मुतग़य्यर हुई। सॉरी सर, मेरा ये मतलब, मगर हारून के सारे ख़ानदान को मगर हारून उसके सारे ख़ानदान को मुग़ल्लज़ात से नवाज कर उसे गोया अधमुआ करके फ़ोन बंद कर चुके थे। वो इस वक्त अपने ऑफिस में बैठे थे। फ़ोन बंद करके उन्होंने रिमोट उठाया और दीवार की खिड़की की तरफ करके बटन दबाया। ब्लैकआउट ब्लाइंड्स फ़ौरन से खिड़कियों पे गिरने लगे, यहाँ तक कि सारी रोशनी ख़त्म हो गई और ऑफिस में अंधेरा छा गया। हारून टेक लगाए थोड़ी मसलते छत को देखते कितनी ही देर सोचते हैं। फिर उन्होंने इंटरकॉम उठाया। आफ्ताब को बुलाओ। आधे घंटे बाद वो उसी अंधेरा में कुर्सी पर टेक लगाए बैठे थे जब आफ्ताब अंदर दाखिल हुआ। वो दुबला पतला अंधेड़ उम्र शख्स था और अच्छा सूट पहने हुए था। हारून ने हाथ के इशारे से उसे बैठने को कहा। मेरी बेटी ने मुझे सुबह इतला दी थी कि वो चंद दिन के लिए मेरा बिजनेस जेट लेकर जा रही है। उसने मेरे अमले को भी छुट्टी दे दी है। मुझे मालूम है वो किसी ऐसे शख्स को अपने साथ ले जाना चाहती है जिसके बारे में वो मुझे नहीं बताना चाहती। आफ्ताब तवज्जो से सुन रहा था। वो अपने काबिल भरोसा लोगों को अमले में रखेगी, तुम पे भरोसा करती है, अक्सर तुम्हें काम कहती रहती है। तुम इस अमले में शामिल होगे और मैं आपको मालूम करके दूंगा कि वो किसको अपने साथ ले जा रही है। मैं पहले से ही जानता हूँ कि उसका नया दोस्त कौन है और ये कि वो कोलंबो क्यों जाना चाहता है। तुम बस कोलंबो में आबी के करीब रहोगे और उसकी हिफाजत करोगे। उनका चेहरा अंधेरे में था और दिन के औकात के बावजूद आफ्ताब को उनका चेहरा देखने में दिक्कत महसूस हो रही थी। वो ध्यान और गौर से सुनता गया। मेरी एनजीओ ने इस रोज़ यूनिफॉर्म की बजाय सादा भूरी स्कर्ट ब्लाउज़र के साथ लंबी जुराबें पहनी थी। जिस वक्त वो कार से निकलकर सब्ज़ार पे खड़ी हुई, उसकी गर्दन खुद ब खुद कसरे करदार को देखने निगाहों में समाने के लिए ऊपर उठी थी। धुंध और सुर्ख शाम के ढलते मौसम में पूरी शान से खड़ा ऊंचा महल रोशनियों से जगमगा रहा था। अगली कार से हाशिम और जवाहरात निकले थे। सोनी आगे भाग गई थी। वो दोनों बातें करते कसर की तरफ बढ़ रहे थे। मैरी ने गर्दन सीधी रखी और दिली जज्बात पे काबू पाती हिम्मत मुतजम्मे करती उनके पीछे चल पड़ी। रिवाज के मुताबिक खुशामदीद कहने मुलाजिम दरवाजे पे आ खड़े हुए थे। फ्यूना भी उनमें से एक थी। सबसे आगे वो एतमाद से मुस्कुराकर जवाहरात का इस्तकबाल कर रही थी। दोनों माँ बेटा उसी बेनियाजी से अंदर दाखिल हुए और फ्यूना ने देखा उनके पीछे मैरी एनजीओ चली आ रही थी। फ्यूना यकदम बुत बन गई, बिल्कुल मुंजमद। मैरी कदम कदम चलती करीब आई। उसके उधेड़ उम्र चेहरे पे फ्यूना के मुकाबले में ढेरों लकीरें और तजर्बे के बल पड़े थे। संजीदा सी मुस्कुराहट के साथ उसने फ्यूना को देखा। बहरोज से कहो मेरा कमरा तैयार करे, तहकुम से कहा था। फ्यूना ने मुड़कर जवाहरात को देखा जो अंदर जा रही थी और फिर बेबसी भरे ताज्जुब से वापस मैरी को। बहरोज,
सारा पुराना स्टाफ अब यहाँ जॉब नहीं करता। फिर ज़रा एतमाद से बोली, अब यहाँ का स्टाफ बदल गया है मेरी एनजीओ। बहुत अच्छे। इस बदले हुए स्टाफ के लोगों से कहो मेरा कमरा तैयार करें, और ये भी कहो सुबह मुँह अंधेरे वो उठकर तैयार हो जाएं। कल मैं सारे घर के इंडोर प्लांट्स की जगह बदलना चाहूँगी। फिर एक तायराना नज़र बरामदे पे डाली, और इधर के सारे पौधे कहाँ गए? मैं चंद दिन के लिए क्या गई, तुम लोग निकम्मे हो गए। डपट कर बोलती वो अंदर बढ़ गई। फ्यूना हक्का बक्का सी साकत खड़ी रह गई। अंदर अपने कमरे की तरफ बढ़ती जवाहरात कह रही थी, मैरी मसाज के लिए सामान तैयार करो, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। और ऊपर सीढ़ियों की जीने चढ़ते हाशिम ने आवाज़ लगाई थी, मैरी ब्लैक कॉफ़ी भेजो मेरे कमरे में फटाफट। और मेरी एनजीओ मुस्कुराकर सर को खान देती दोनों को जवाब देती आगे बढ़ गई थी। पहले आमिर शफी और अब मेरी एनजीओ। फ्यूना का सारा वजूद ज़मीन बोस हो गया था। अपने कमरे के दरवाजे के करीब हाशिम का दार रुका। सामने से नौशरवान चला रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर हाशिम तने तासुरात के साथ दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। उसे उम्मीद थी कि शेरू माजरत करने पीछे आएगा, मगर चंद लम्हे बाद जीने उतरने की आवाज़ आने पे उसके दिल को धक्का सा लगा। मगर वो बहुत मजबूत आसाब का मालिक था। कोट उतारते हुए उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। ज़िंदगी उसके लिए मामूल पे आ चुकी थी। सादे यूसुफ के भागने के बाद उसे अगला कार्ड कौन सा खेलना था, अब उसे यही सोचना था। एयरपोर्ट जाने से पहले घर के अंदर सबसे मिलकर खुदाफिज कहकर वो ओरज में आकर कार में सामान रखने लगा था, और जानता था कि उससे इस वक्त कोई खुश नहीं है। उसने सारा को फ़ोन करने का सोचा, फिर रहने दिया। वो उसे उसके हाल पे छोड़ चुका था। मोबाइल निकालकर उसने कॉल मिलाई और थोड़ी देर के लिए गेट से बाहर जाकर बात करने लगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, तुम 24 घंटे मेरे घर के बाहर रहोगे। मेरे घर कौन आता है, यहाँ से कौन कहाँ जाता है, तुम उन पे नज़र रखोगे। कादिर मेरे भांजे के करीब रहेगा। जब तक वो स्कूल में होगा वो स्कूल के बाहर खड़ा रहेगा। मैं कुछ दिन में आ जाऊँगा, लेकिन मेरे पीछे तुम लोग मेरे घर वालों की हिफाजत करोगे। और दूसरी तरफ मौजूद नज़र उसे तसल्ली दे रहा था कि ऐसा ही होगा। जुमर ने एयरपोर्ट तक की ड्राइव खामोशी से तय की। वो भी चुप सा खिड़की के बाहर देखता रहा। सिर्फ हुनैन साथ आई थी और पीछे चुप बैठी थी। फारिस ने उससे अभी तक बात नहीं की थी। फिर अहाते के अंदर आकर ढेरों मुसाफिरों के दरमियान जुमर उस जगह की जहाँ से वो आगे नहीं जा सकती थी वहाँ रुकी। वो भी ठहर गया। कुछ देर दोनों खामोश पड़े रहे। तो तय हुआ कि तुम नहीं रुकोगे, भले कोई कितना ही रुके। सीने पे बाजू लपेटे वो उसके मुकाबिल खड़ी उदास मुस्कुराहट के साथ पूछने लगी, किसी ने रोका ही नहीं तो कैसे रुकता। उसने मुस्कुराहट दबाई। जुमर बस रियासियत से उसे देखती रही। मत जाओ, आ जाऊँगा वापस। उसने नज़रें चुराईं। और अगर जो ना आए फारिस, वो बेबसी से दोनों हाथ उठाकर बोली थी, जैसे अपनी बात की वजाहत ना कर पा रहा हो। मुझे लगता है मैं तुम्हें खो दूँगी। तुम सब महफूज हो, पहले नहीं थे, अब हो, क्योंकि अब हम सब इकट्ठे हैं। इर्द गिर्द मौजूद लोगों से कतन बेनियाज होकर उसने जुमर के दोनों हाथ थामे। उसे परवाह नहीं थी कोई देखकर क्या सोचता है। हाथ थामने का मतलब सिर्फ रोमांस तो नहीं होता, जैसे भाई बहन का या बाप बेटी का हाथ थामकर उसे हिफाजत और भरोसे का एहसास दिलाता है, वैसे ही शौहर और बीवी के रिश्ते में तो दोस्ती, एतमाद, हिफाजत, मान ये सब होता है। और रोमांस तो एक बहुत सानवी चीज़ बनकर रह जाती है। और इस वक्त वो खुद को जितना कमज़ोर महसूस कर रही थी, फारिस का यूं हाथ थामकर एहसास दिलाने से उसकी आंखें जाने क्यों भीग गईं। सुर्ख गुड़िया से जुड़ी सारी दिल की हवा हुई। पिछले 4.5 साल अच्छे गुजरे फारिस। मैं इनसिक्योर नहीं महसूस करती थी खुद को। खोने के लिए कुछ रहा ही नहीं। मगर अब माही कामिल के बाद से, इस रिश्ते के बाद से खोने के लिए बहुत कुछ आ गया है ज़िंदगी में। प्लीज़ जल्दी वापस आ जाना, वो दुखी दिल से कह रही थी। आज उसने लड़ने का भी दिल नहीं जा रहा था। तो तुम मुझे मिस करोगी? वो मुस्कुराया, मगर खुश वो भी नहीं था। मैं तुम्हें क्यों मिस करूँगी? जुमर ने मुस्कुराहट दबाई अपने हाथ उसके हाथ से निकाले। आई हेट यू, और फारिस का जी सर को खाम दे दिया। आई लव यू टू, और बैग उठाकर कंधे पे डाल लिया। वो ना चाहते हुए भी हंस दी, गर्दन पीछे को फेंक कर महफूज होकर। फिर उसे देखा, वो उसे ही देख रहा था, मुस्कुराकर, महफूज होकर। जुमर के दिल में एकदम बहुत से वहमें दर आए। तुम ऐसे ही वापस आओगे ना, बदल तो नहीं जाओगे? नहीं, उसने मुस्कुराकर तसल्ली दी। फिर उसकी तरफ झुका।
और मैं उसको दिन में 3-4 की बजाय सिर्फ 1-2 बार कॉल किया करूँगा। हाँ हाँ कर लेना। वो फिर हंसती थी और उसे सिर्फ सता रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, उसने खुद को तसल्ली दे दी और फिर मुड़ आई। उसको दूर जाते देखना मुश्किल था और दूर जो हो जाना ज़्यादा आसान था। हुनैन उसकी मुंतज़िर थी। वो चुपचाप उससे आ मिली। माहौल बोझल सा था और फिर उसी बोझल माहौल में वो दोनों घर जाने के बजाय एक रेस्टोरेंट में आ बैठी। हुनैन ने ऑर्डर दिया और सुमर घुंघलैली लिट उंगली पे लिपेटती खामोशी से सर झुकाए बैठी रही। मुबारक हो, आपका शोहर भाग गया और मेरा भाई भी अभी तक गुमशुदा है। हना ने थोड़ी देर बाद जल्ले के अंदाज में कहा, हम दोनों नाकाम औरतें हैं क्योंकि हमारे सबसे अजीज़ मर्द हमें छोड़ जाते हैं। वो खफकी से बोल रही थी। फिरौन भी तो यही करता था। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है बार बार कि बनी इसराइल वो तुम्हारे बेटों को कत्ल करते थे और बेटियों को जिंदा छोड़ देते थे। बेटियों को नहीं, औरतों को, जुमर ने धीमी आवाज़ में तस्हीह की, मगर वो नहीं सुन रही थी। ये अजाब था बनी इसराइल का। ऐसी जिल्लत कि कोई आपके मर्दों को मार दे और औरतों को छोड़ दे, अकेली औरतों को। बनी इसराइल की बेबसी और लाचारी तो देखो, बिल्कुल हमारी तरह। हाँ ठीक है, ये आयत यतलूना अबनाकुम व यस्तहयूना निसाकुम बनी इसराइल की बेबसी बयान करती है, मगर इसके और जाविये भी हैं। जुमर ने नरमी से उसे मुखातिब किया। मसलन कौन से? वो सख्त जली कटी बैठी थी। फारिस उससे बात नहीं करके गया था। बहुत से होंगे ना हुनैन, वो जैसे जिक्र से एतराज़ बरत रही थी। इतने बरस सख्त दिल के साथ गुजारे थे, अब क्या पिघलना। आप बताएं, मैं सुन रही हूँ। हुनैन ने लहजा ज़रा धीमा किया। हर आयत के बहुत से रमूज़, बहुत से ज़ाविये होते हैं। 1 मिनट सुमर, मैंने एक बात भाई से कभी नहीं पूछी, पहले ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब मैं कन्फ्यूज़्ड हो रही हूँ कि जैसे भाई की फेसबुक पे तफसीरी वीडियोस हैं, वो ज़रा हिचकिचाई। हम जैसे आम लोग कुरान की तफसीर कैसे कर सकते हैं? जुमर दोनों कोहनियाँ मेज़ पे जुमाए आगे को हुई और संजीदगी से उसे देखा। हम जैसे आम लोग कुरान की तफसीर कर भी नहीं रहे। तफसीर तो मुफस्सिर करते हैं, अरबी ग्रामर, सर्व नहव वगैरह की बातें, हक़ाइक़ के हवाला जात, आयात का शान नुज़ूल वगैरह बताना। तो फिर वो जो भाई के फेस ग्रुप में उसकी वीडियोस हैं, वो क्या हैं? जुमर लम्हे भर के लिए चुप हुई। आंखें नीचे झुकाकर उसने गोया कुछ सोचा। हना के माथे के बल गायब होने लगे और उसकी अपनी आंखों में दिलचस्पी उतरी। फिर जुमर ने आंखें उठाईं। फारिस के जाने का गम दोनों के दिल से लम्हे भर को निकल गया। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपने आप को मुफस्सिर नहीं कहा था। कुरान एक इल्मी किताब भी है, लेकिन ये सिर्फ इल्मी किताब नहीं है। क्या अल्लाह ताला ने कुरान में ये नहीं फरमाया कि कदरे दिक्कत से उसने आयत दोहराई? ये नहीं था कि आयत याद नहीं थी, बस उसका याद आना और ख़ुद को याद दिलाना मुश्किल लग रहा था। यानी हमने नाजिल की आप पर ये किताब जो मुबारक है, ताकि आप इसमें तदब्बुर करें और उसके ज़रिए अक्लमंद लोग नसीहत पकड़ें। तो हुनैन, हम लोग कुरान की तफसीर नहीं कर सकते, मगर उसकी आयात के मानी के अंदर रहकर उसमें तदब्बुर तो कर सकते हैं। और उसकी दावत खुद कुरान हर इंसान को देता है। अल्लाह के नज़दीक सब बराबर हैं, कोई पैदाइशी आम या ख़ास नहीं होता। और अगर हम उसकी एक एक आयत को अपनी ज़िंदगी से रिलेट नहीं करेंगे तो नसीहत कैसे पकड़ेंगे उससे? देखो, मैं वाकई बहुत नेक नहीं हूँ, इसको पढ़ती भी नहीं हूँ अब, मगर मैं जो कुरान का मकसद समझी हूँ वो ये है कि ये हर इंसान के लिए नसीहत है। ये सिर्फ तफसीर नहीं है, या ये सिर्फ इल्मी किताब नहीं है। हुनैन पीछे होकर बैठी। वेटर ऑर्डर सर्व करने लगा, मगर जुमर उधर मुतवज्जे नहीं थी। अच्छी बात है, हना ने अपनी प्लेट सेट करते हुए कहा।